आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लाते हैं। और अभी चूंकि 2023 का पीटी के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले साल ही मैंने आपको बताया था और आपने देखा कि किस तरह से 22 क्वेश्चन आया। और ये हर साल आपको 40 से 44 क्वेश्चन या 40 से लेके 45 तक आता रहता है। आप 2010 से लेके अभी तक का क्वेश्चन एनालिसिस यूपीएससी के पीटी का कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप अभी भी इसमें लगे हुए हैं कि कौन सा ऑस्कर मिला, जैसे नाटू नाटू, और जिसको मिला कौन सा ये है वो है, तो उतना आप जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं वो मैं अभी गेस कर दे रहा हूं, उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो 2010 से आप देखिए और 2022 तक का क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, मेहनत लगेगा। हम लोगों ने मेहनत किया है आपके लिए, आपको बताने के लिए, ताकि आप भटके नहीं रास्ते से। क्योंकि आप देखेंगे तो 2010 से लेके 2022 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस तरह के ऑस्कर से या इस तरह के अवार्ड से। पहले आया करता था, लेकिन जो कोचिंग एस्टेब्लिश्ड हो गया है, जो कोचिंग है, तो वो वही देगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे वही चाह रहे हैं, तो वही देगा। उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब क्वेश्चन नहीं आएगा, आप कोचिंग में पूछेंगे बोले यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। अरे भाई, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है यूपीएससी। यूपीएससी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपको उसकी क्षमता के बारे में जानना होगा। आप वही ट्रेडिशनल पे लगे हुए हैं, ये ऑस्कर मिला, ये मिला, वो मिला। आप देखिएगा 2023 का क्वेश्चन, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सेम पिछले साल मैंने बोला था। आपने देखा पिछले साल कोई पूछा था ऑस्कर से? कोई पूछा था नोबेल प्राइज से? नहीं पूछा था। हाँ, नोबेल प्राइज से वो पूछेगा जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पूछा था, डार्क मैटर के बारे में पूछा था, डार्क फोटोन के बारे में हो सकता है इस बार आपसे पूछते। ये आखिर होता क्या है? ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, और आपको मैं करंट अफेयर्स भी देता हूँ, आपको पीडीएफ भी देता हूँ। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही आसान सुविधा हमने दिया है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। आप देखते हैं यहाँ क्या हम पूरे एक टीम की तरह मेहनत हो रही है हमारी। और इसको अगर आपको सपोर्ट देना है, जितना हम अपने टाइम पे दे रहे हैं, तो आप सपोर्ट के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है अपने चैनल पे। इसको आप सपोर्ट हमारे को कर सकते हैं। इसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। आप इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आप जो देना चाहेंगे, चूंकि ये दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा है, आप जितना भी देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। लेकिन इसके बदले में गुरु दक्षिणा के बाद गुरु प्रसाद भी आपको देगा, और वो प्रसाद के तौर पे आपको ये होगा कि आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ में आपको दे दूंगा। तो अगर आप स्कैन करते हैं, आप पैसे देते हैं या आप डोनेट करते हैं इस पे, तो डोनेट करने के बाद आप हमको मैसेज करेंगे और मैसेज कर देंगे, तो हम आपको जो करंट अफेयर्स का है वो आपको हम दे देंगे। वो ऐप का एक्सेस भी आपको हम दे देंगे, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हम रेगुलर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये आप एकदम सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका अब हो गया। आप इसको स्कैन करें और दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि ये आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो 40 से 45 के बीच में ये वेरी करता रहता है। लेकिन वही आप ऑस्कर देख लीजिए, वही अवार्ड देख लीजिए जो आप पढ़ते जा रहे हैं, और कौन मंत्री कैसा है, क्या है, नहीं है, वो अगर आप रखेंगे तो उससे आपको इस 10 साल का क्वेश्चन, आप तो 2010 से 13 साल हो गया, 12 साल हो गया, इस 12 ईयर का यानी 12 साल का क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें से 5 भी नहीं होगा। और एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ 40 हम दे रहे हैं। 40 क्वेश्चन का कवरअप हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये सारी चीजें तो हम लोग बात करेंगे। और आप जानते हैं कि पिछले साल जो 22 क्वेश्चन है उसको एनालिसिस आप इसमें देख सकते हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। ये 5 कौन से महत्वपूर्ण बायोमेडिकल प्रगति है। नंबर 1 में सिंथेटिक बोन, अगले स्तर का अंग प्रत्यारोपण, उसी तरह से मल्टी स्क्लेरोसिस के इलाज के नए तरीके, ये क्या खोजा गया है भाई, इसके बारे में भी जानेंगे। एक पूर्ण मानव जीनोम के बारे में भी जानेंगे, और जिसके बारे में मैं आपको पिछले साल बता चुका हूं, कंप्लीट मानव जीनोम वीडियो। ये वीडियो के बारे में ये आपने देखा होगा, पिछले साल मैंने बनाया था। और उसके साथ ही एआई जो प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है, तो ये प्रोटीन संरचनाएं कैसे भविष्यवाणी करता है, ये किस तरह ड्रग डेवलपमेंट में आगे हमको काम देगा। और ये सारी चीज का अंत यही है कि ये आपके लिए क्यों फायदेमंद है, क्यों लाभकारी है, तो उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यूपीएससी के लिए आपको देंगे प्रश्न और फिर पिछले प्रश्न का उत्तर, यानी जो पिछला वीडियो, इस वीडियो में मैंने जो पूछा था उसके बारे में।
आपसे बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इससे पहले इसके बारे में थोड़ा संदर्भ जान लें, तो संदर्भ भी देख लें हम लोग। तो कोविड-19 हाल के वर्षों में सुर्खियों में बना हुआ, हम लोग जान रहे हैं 2019, 2020, 2021, इवन समझिए 2022 तक भी आ गया, ये कोविड ही छाया रहा। उसके बाद देखेंगे, लेकिन 2022 से फिर नई प्रगतियां शुरू हुई और कुछ बायोमेडिकल प्रगति जो हुई वो अत्यंत फलदायी प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम साई-फाई फिल्म देख रहे हैं, जो पहले होता था उस तरह से काल्पनिक फिल्मों की तरह जो अब प्रतीत हो रहा है। यानी आप जानवर से किसी का प्रत्यारोपण कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो ये रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला है सिंथेटिक भ्रूण, यानी जो एक नेचुरल भ्रूण जो प्राकृतिक तौर पे तैयार होता है, हम लोग जानते हैं, तो वो नहीं, ये सिंथेटिक। आप इसको अगर हम देखें तो इस साल यानी 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो 2 रिपोर्टों से पता चला कि स्तनधारी जीवन की शुरुआत हुई। चूंकि देखिए जब ह्यूमन के बारे में एक्सपेरिमेंट होता है तो उससे पहले लोग चूहे पे एक्सपेरिमेंट करता है, तो इसलिए कि चूहा भी स्तनधारी है, तो बेसिकली मेमेलियन के बारे में। तो थोड़ी प्रयोगशाला में जादूगरी यानी जो थोड़ा इसके साथ चूहे के स्टीम सेल से मिलाया और एक प्रकार का नवोदित भ्रूण यानी नया भ्रूण तैयार किया। और इसमें ये जो भ्रूण है, इसमें न तो अंडे और न शुक्राणु की जरूरत पड़ी, यानी स्पर्म और एग की कोई जरूरत नहीं थी। और जैसे जैसे ये बढ़ते गया तो स्टेम सेल आगे जाके एक भ्रूण के रूप में डेवलप हुआ और ये सिंथेटिक भ्रूण में आपको हृदय, मस्तिष्क और गट्स मिले, यानी प्रोटो हृदय, प्रोटो मस्तिष्क और प्रोटो गट्स, ये सारी चीजें मिले। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम देखेंगे सिंथेटिक और प्राकृतिक संस्करण जो था वो 8 दिन तक यानी 8 दिनों तक आप देखेंगे विकास के चरण में मेल खाया। उसके बाद स्टीम का जो है वास्तविक भ्रूण से अलग अलग तरीके से हो गया। अब ये समझे कि ये जो सिंथेटिक भ्रूण है, इससे कोई संतान उत्पत्ति नहीं होता, यानी इससे कोई जीव नहीं बनेगा। इसका मतलब जीव नहीं बनेगा तो ये सिर्फ अंग स्तर तक ही डेवलप होगा, ये लिविंग बीइंग नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको आपको ट्रांसप्लांट करने में बहुत ही आसानी होगी। सच टाइप ऑफ द इथिकल, जो आप इथिकल क्वेश्चन से बचते हैं उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसी में। तो ये देखिए, ये जो डेवलप किया था, ये देखिए, ये आपका सिंथेटिक है और ये प्राकृतिक है। दोनों में 95% की सिमिलरिटी है। अगर आप देखिए तो 8 दिन के अंदर जो ये टॉप ऊपर वाला है ये आपको क्या है, सिंथेटिक है, और नीचे वाला क्या है, नेचुरल है। अब देखेंगे तो दोनों का जो है लगभग 95%, और ये 8 दिन तक रहा। 8 दिन के बाद ये फेड हो गया, यानी उसको अगर आप ट्रांसप्लांट कर देंगे चूहे के वोम में तो वो उससे कोई संतान उत्पत्ति नहीं होगा। लेकिन इसका ये फायदा हुआ कि सर्टेन ऑर्गन को हम डेवलप कर सकते हैं, और इसका अगर हम फ्यूचर में मानव पे प्रैक्टिकल करें या मानव का अगर इन फ्यूचर में होता है तो मानव के जो बहुत सारे अंग हैं उसको हम लोग बना सकते हैं। तो इस पे एक, जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोग के लिए एनिमेशन भी लाते हैं, तो ये एनिमेशन देख लीजिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको स्टीम सेल को इसके अंदर ब्रेन, गट और हार्ट्स मतलब जो बना था, इसको आप देखेंगे तो ये बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना था। नॉर्मल जो भ्रूण बनता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है, फर्टिलाइज्ड हुआ और उससे बना। लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीके का यूज किया गया था। यहाँ चूहे का लिया गया जो लैब में कॉमन रैट होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये बात तकरीबन आज से 1 दशक पहले की बात है जब ये ऑर्गेनाइज हुआ था। और ये आगे हम लोग देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइड्स जो होता है, यानी कि जो अंग की तरह बनता है, लेकिन ऑर्गेनाइड्स जो था ये प्राइमरी स्टेज में था जो 10 साल से डेवलप हुआ था। ये आप देख लीजिए, ये इंटेस्टाइनल ऑर्गेनाइड है जो अभी हो रहा है। तो ये तकरीबन हम देखेंगे तो ये जो था आपको, ये 1 दशक पहले की बात थी, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होके ये पूरे भ्रूण में बदल रहा है। यानी ऑर्गेनॉइड तो छोटा है, लेकिन भ्रूण जो है एक पूरे तरह से आप समझिए कि जीव के बहुत सारे अंगों को बना सकता है। तो इसको अगर हम देखें आगे तो ये आपको, जैसा कि मैं बताता हूँ कि ये सारे रिसर्च जो है आपको हिंदी माध्यम के बच्चों वालों के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि काफ़ी हम मेहनत करते हैं, और इन मेहनत के आधार पर ही हम आपको कहते हैं कि आप अगर हमारी मदद करना चाहें, अपने गुरु की मदद करना चाहें, तो आप स्कैन करके इसको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए कि ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो इस तरह के रिसर्च को हम पढ़ते हैं और उसमें से आपके लिए जो
चीजें होती है जो यूपीएससी में पूछता है वो हम लाते हैं, और यूपीएससी भी यही चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहा कि आप ट्रेडिशनल नकल करते जा रहे हैं, और वो जानता है यूपीएससी। तो चलिए देखते हैं ये क्या हुआ आखिर। तो इस तरह से 2 रिसर्च आए थे और ये दोनों नेचर में छपा था। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, एक सिंगल स्टीम सेल लिया और उससे ये डेवलप किया चूहे से, माइस से, जिसको चूहे से हम कह सकते हैं। इसमें न तो स्पर्म का यूज किया गया, न ही फर्टिलाइजेशन का यूज किया गया, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सर्टेन स्टीम सेल जो ये चूहे के स्किन से लिया गया था, उसके त्वचा से लिया गया, और कुछ ब्रेन के पास से भी ले सकते हैं। यानी ये सेल जो है ये सोमेटिक सेल्स है, जेनेटिक सेल्स नहीं था। तो इस तरह के ये सेल्स लिए और उसके बाद उसको डेवलप किया गया, और ये डेवलप करके फिलहाल आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज बना, और फिर फाइनली वो एक भ्रूण के रूप में, ये देखिए इसका हार्ट, यहाँ देखिए हार्ट बीट हो रहा है, देखिए हार्ट। अब ये जो है ये एक उनके जो स्टीम सेल्स थे उनको लेकर के एक पेट्री डिश और एक आर्टिफिशियल वूम, यानी आप इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल गर्भाशय, आप कह सकते हैं यूट्रस, और उसके अंदर जो वूम होता है उसके अंदर रखा गया। तो अब ये देखिए, तो ये आप इसके अंदर ये देखिए, अब ये आर्टिफिशियल गर्भाशय जो था ये इस तरह की मशीन थी, यानी इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूज था वो इतनी तेजी से उसी अंदाज में चल रहा था जिस तरह से मानव चूहे के अंदर, यानी जो जानवर था उसके अंदर का जो प्लेसेंटा के अंदर जो प्रोटीन चलता है, जो आपको न्यूट्रिएंट चलता है, जो ब्लड चलता है, ठीक उसी अंदाज में यहाँ चल रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। और फाइनली यही जो है, और इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इसके अंदर, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ऐसा ही वायुमंडलीय दाब था जैसा कि एक यूट्रस यानी एक गर्भाशय के अंदर होता। तो ठीक उसी तरह का ये मशीन यूज किया गया, और इसी के अंदर जब देखा तो ये आप देखेंगे तो इसके अंदर ये डेवलप हुआ आगे। ये देखिए, यही सेंट्रीफ्यूज का यूज किया गया इन लोगों ने, और इस तरह से इसके अंदर रख के और सेम प्रेशर सेम उस तरह से जो मिमिक किया, और इसके अंदर जो 3 तरह के सेल थे, और ये 8 दिन में, ये देखिए 1 2 3 इस तरह से ये, अब ये देखिए यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ 8वां दिन है इसमें, और इस तरह से देखिए ये पूरा डेवलप हो गया बहुत। तो ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं डिस्कवरी है। तो ये अब जो है इसका फायदा ये होगा कि ये इससे आप मानवता के लिए अंग बना सकेंगे, यानी कि जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इस तरह का हार्ट, चूंकि आज भी बहुत सारे लोग दुनिया में मर जाते हैं अंग दाता के बिना, तो अंग तो है नहीं। अब इसमें यह देखा गया कि इसमें पूरी तरह से डेवलप हो गया था, जैसा कि मैंने बताया था कि गट, हार्ट और ब्रेन, और इसको सर्टेन उसके अंदर वैसा केमिकल मैसेज दिया गया उस तरह से, ताकि इस तरह से ये बने, और फाइनली ये 8 दिन में जाके ये पूरा उस तरह से आपका हो गया। लेकिन ये 8 दिन तक ही रहा, 8 दिन के बाद उस तरह से वो आगे नहीं हो पाया। लेकिन आगे उस पर फर्दर, जैसा कि मैंने बताया कि इस पे अभी और रिसर्च चल रहा है, और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि ऐसा इंसान पे भी लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे देखिए, इससे आपका जो हार्ट है, इसी तरह से, और जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कंसीव नहीं करते उस तरह से, उसी जैसे ये देखिए हार्ट, अब इसमें देखिए इसे पीक का हार्ट को किया गया ट्रांसप्लांट, जो आगे हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे ट्रांसप्लांट किया गया और कितने दिन तक। लेकिन अब ये सिंथेटिक हार्ट हो जाएगा और आपको एक हार्ट मिल जाएगा और इंसान की जिंदगी बच जाएगी। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसमें जो इथिकल क्वेश्चन आ जाता है जो आप समझ सकते हैं, तो इसमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ये इलीगल है, उसको चाहे, लेकिन आप देखेंगे जापान में, अमेरिका में, तो ये सारे कंट्रीज में आपको ये लीगल है। तो ज़्यादातर दुनिया में ये लीगल है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड और ये सबको लीगल माना गया है, क्योंकि ये कोई जीव नहीं है, ये एक डेवलप करके आपने बनाया है। बाकी कुछ कंट्रीज इसको मानता है, तो ये एक अलग इथिकल क्वेश्चन बनता है। लेकिन इन फ्यूचर में जो मानव अंगों की कमी है, खास करके जो बहुत सारे पेशेंट है जो अंग के इंतजार के बिना मर जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है फ्यूचर के लिए। तो चलिए आगे दूसरा देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल, अगले स्तर का अंग प्रत्यारोपण। तो अंग प्रत्यारोपण अगले स्तर का ये हुआ कि
अमेरिका में आप देखेंगे कि विज्ञान कथाओं के प्रतिबिंब, जिस तरह से विज्ञान कथा में देखते हैं कि कोई मर रहा है, उसको किसी जानवर का अंग लगा दिया गया, वो जिंदा हो गया, ठीक उसी तरह से आप देखेंगे जो एक मिथिकल टाइप सा होता है, उसी तरह से यहाँ हुआ कि 57 वर्षीय बीमार व्यक्ति जिसका नाम डेविड बेनेट था, उनको अनुवांशिक रूप से इंजीनियर शुगर यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग का हृदय मिला। यानी होता क्या है कि जो नॉर्मल शुगर होता है, जो पिग होता है, उसके अंदर अल्फा गेन नाम का जो है एक अल्फा गेन होता है जो आपको प्रतिरक्षा प्रणाली को, ये जो है उसको ट्रिगर करता है। और ये ट्रिगर करने से क्या होता है कि वो उसको ये सहन नहीं कर पाता और जिससे इंसान मर सकता है या कोई मर सकता है। तो जेनेटिकली इंजीनियर में क्या हुआ कि ये अल्फा गेन को निकाल दिया गया और उसके बाद किया गया। तो जब उसके बाद किया गया तो वो बंदा जिसका ये किया गया था वो 2 महीने तक जीवित रहा। यानी जिसको इस शुगर का आपका हार्ट लगाया गया वो 2 महीने तक जिंदा रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रांसप्लांट के 2 महीने तक जिंदा रहा। इसका मतलब ये हो गया कि इन फ्यूचर में अगर इस तरह के कामयाब होने लगे तो आपको एक कोई भी जानवर का जो उस तरह से मिलता हो जेनेटिकल इंजीनियर, आपके अंदर हार्ट लगा दिया जाएगा और हो सकता है कि 2 महीने तक आप जिंदे रहें, 1 महीने तक जिंदे रहें, तब तक आपको ह्यूमन हार्ट मिल जाए, फिर उसको हटा के उसको लगा दिया गया तो लाइफ बच सकता है। यानी आप 2 महीने आगे बढ़ा सकते हैं। उसका ट्रांसप्लांट जो सर्जन किया था उसका नाम था मोहम्मद मोहिउद्दीन। तो उन्होंने कहा कि हमने यह जानकर, यानी वो तो बेचारे डेथ कर गए, लेकिन उन्होंने रिसर्च काफी उनका हुआ, हमने ये जानकर अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित शुगर का दिल मानव शरीर के भीतर अच्छी तरह से काम कर सकता है, जबकि प्रतिरक्षा प्रणाली पर्याप्त रूप से दबी, यानी उसका जो इम्यून सिस्टम उसको अगर हम सप्रेस कर दें तो ये काम कर सकता है। और इस ऑपरेशन को ब्रेक थ्रू सर्जरी भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अंग का संकट है जो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट का, तो इस वजह से ऐसी बात कही जा रही है। इसी तरह से एक और आप देखेंगे सर्जरी में, एक ब्रेन डेड रोगी जो था उसके अंदर एक शुगर के दिल को प्लग किया गया, शोधकर्ताओं ने इसको मतलब ये मेडिकली ये किया था। उसी तरह से एक शुगर के मरने के 1 घंटे बाद भी उसके अंग को संचारित किया गया, मतलब जो उच्च तकनीक का, हाई टेक्निक। तो इसका मतलब है कि हम ऐसा टेक्निक डेवलप कर लें कि कोई अगर मर जाता हो और उसका हार्ट काम कर रहा हो और उसको हमको ट्रांसप्लांट दिल्ली में मरा हो, उसको चेन्नई में करना है, चेन्नई में फ्लाइट जाने में 3 घंटा लगता है। तो अगर हम ऐसा डिवाइस, ऐसा पंप बना लें कि जो मुर्दा आदमी को मरने के बाद भी उसके अंग को चालू रखे, उसको कंडीशंस में रखे, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का जान बच सकता है जो अंग लेने वाले हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। तो ये देखिए, ये वैज्ञानिकों ने जो किया था, जो ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने किया था। उसी तरह से देखेंगे मल्टी स्क्लेरोसिस के इलाज के नए तरीके। इसके क्या नए तरीके हैं, इस पे भी चर्चा हम लोग करते हैं। तो बेसिकली वैज्ञानिकों ने 2022, यानी इस साल में, तो 2022 की हम बात कर रहे हैं, इसमें स्टीन बार वायरस को न्यूरोजेनेटिक बीमारी स्क्लेरोसिस का मुख्य कारण माना। इसके बारे में ये नहीं पता था लोगों को और ये बीमारी इस तरह से हो रही थी। तो इसको कहा जाता है सामान्य वायरस और असामान्य बीमारी। ये बीमारी क्या है, असामान्य है, लेकिन ये वायरस हर जगह पाया जाता है। ये वायरस। तो अगर हम इसको देखें तो मल्टी स्क्लेरोसिस एक असामान्य बीमारी है जो विश्व स्तर पर लगभग 3 मिलियन लोगों को, अर्थात आप इसको समझ लें 30 लाख लोग इससे प्रभावित, ठीक है। फिर भी ये एपिस्टीन वार वायरस जो है, आप देखेंगे तो ये वायरस हर जगह मौजूद है दुनिया में। उसी तरह से देखिए, ये वायरस है और ये लाल वाला जो ये एपिस्टीन वार वायरस है, ये आपके टी सेल से निकल रहा है। आप जानते हैं, आपको बी सेल्स, टी सेल्स ये सब पढ़ाया था और यही से आपको पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, आपको याद होगा, कार्ट-सी थेरेपी पूछा था। आप हमारा इस वीडियो 2022 में जो मैंने क्वेश्चन एनालिसिस के समय में बताया हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आया था, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यही क्वेश्चन 2023 में आएगा, तो फिर आपको मैं बताऊंगा अगर आएगा तो। और हमको उम्मीद है इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग इसके लिए जरूर हमको सपोर्ट करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1964 में खोजा गया वायरस। ये वायरस जो था ये कोई नया नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना भी कोई नया वायरस नहीं था, उसी का नोवेल वाला वर्जन था। उसी तरह से ये देखिए 1964 में खोजा गया था। दुनिया भर में ये अनुमानित 90% लोगों को ये
संक्रमित करता है और इसमें छोटे बच्चे को होता है, हल्की सर्दी वगैरह होता है, लेकिन ये किशोरों और युवा को थोड़ा थकान और दुर्बल करने में अनुभव करता है और इसको न्यूरोक्लोसिस मोनोन्यूक्लोसिस या मोनो भी कहते हैं, जो हफ्तों महीनों तक रह सकता है इस तरह से बीमारी। और ये वायरस का एक खासियत है कि ये वायरस आपकी जिंदगी भर रहता है, अगर घुस गया तो जिंदगी भर रहेगा। तो ये थोड़ा सा ये वायरस अलग टाइप का है, लेकिन इसके लिए अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन के परीक्षण के लिए नैदानिक शुरू किया है, जो आपको इसको छुटकारा पाने के लिए नैनो कणों का यानी नैनो पार्टिकल्स का यूज कर रहा है। तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक दिन बीमारी से इसके टीके लेंगे। अब नैनो पार्टिकल्स क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो ये हमारा रेगुलर लेक्चर भी आप आ सकते हैं। तो हमारा बहुत सारी चीजें हैं ऐप पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लास है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको लगता है अच्छा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब है एक पूर्ण मानव जीनोम, चौथा वाला। तो शोधकर्ताओं ने 2003 में ही घोषणा की थी कि वो डीएनए स्ट्रैंड के अनुवांशिक जानकारी को पूरा पढ़ लिया है। मानव जीनोम का पहला अनुक्रम था, ये 2003 में ही था, लेकिन पूर्ण जीनोम पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ छूटे हुए। तो डीएनए की कुछ उलझी हुई लंबाई को समझना मुश्किल हो रहा था कि कैसे ये है। तो 2022 में फाइनली टीम ने इनके ढीले सिरों जो सब गैप था उसको कस दिया और शोधकर्ताओं ने एक नए बेहतर जीनोम की सूचना की और इस बार क्या हुआ, अंततः पूर्ण मानव जीनोम बनाने में वो सफल हुई। अब इस पे मैं एक आपको स्पेशल वीडियो बना के दिया हूं पिछले साल, आपको याद कि 2022 का न्यूज है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अब जैसा कि मैंने बताया कि हर तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आपको मौजूद है, ये काफी आपके लिए फायदेमंद है। ये सिर्फ पीटी के लिए नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट जो उस पॉइंट को आप अच्छी तरह से एनालाइज करके लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा। तो चलिए देखते हैं आगे, चूंकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल आपको इसमें बता चुके, तो टाइम भी बचेगा हमारा भी और आपका भी। तो चलिए आगे चलते हैं। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एआई, जो प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कैसे प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संरचनात्मक जीव विज्ञान के जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है उसके क्षेत्र में तीव्र गति दिया है। और ये अल्फा फोल्ड नामक, ये जो है आर्टिफिशियल, इसको अल्फा फोल्ड कहते हैं, डीप लर्निंग प्रोग्राम ने 200 मिलियन से अधिक, 200 मिलियन मींस 20 करोड़ से अधिक 3D आकार के भविष्यवाणी के, यानी इसमें मनुष्य से लेके मधुमक्खी तक सभी प्रकार के जीवों के स्वास्थ्य और बीमारी का अध्ययन कर सकते हैं। तो अल्फाफोल्ड बनाने वाले एआई कंपनी के सह संस्थापक जो को फाउंडर है, उनका कहना है कि अब ये प्रोटीन की दुनिया में ऐसा ही आसान हो गया खोजना, जैसे कि गूगल पे आप टाइप करते कोई चीज को खोजना। अब प्रोटीन का कैटलॉग है, आप अल्फाफोल्ड पे जाएंगे, जिस प्रोटीन के बारे में, ह्यूमन प्रोटीन नंबर 1 2 3 आ जाएगा। तो आप जिस प्रोटीन को आप चेक करना चाहेंगे आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये अल्फा फोल्ड लगाने के लिए, ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम आपको दिखाते हैं, एक न्यूक्लियर पोर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर पोर। तो पहले वाला मॉडल जो था, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें 30% ही हम इसको कर पाए थे, 30% ही। अब चूंकि 1000 पीस पजल्स में उसका 30%, लेकिन अल्फा फोल्ड लगाने के बाद ये आपको 60% हो गया। आप समझ लीजिए कितना ज्यादा एक्यूरेसी आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ता है उस तरह से बहुत काम आसान हो जाता है और बहुत अच्छे तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर आप, चूंकि आप जानते हैं सिविल सर्विस, यूपीएससी, ये सारी चीजें क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। वो आपके लिए नहीं बैठा है कि आप किताब पे लिख रहे हैं और बहुत अच्छा फोटो वर्ल्ड का बना रहे हैं। अरे भाई फोटो क्या, वर्ल्ड डिजिटल फोटो, एक बार क्लिक कीजिए आपसे 1000 गुना शानदार फोटो बन जाएगा बोर्ड। तो आपको समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम मेहनत करेंगे। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, स्मार्ट रीडिंग पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट लर्निंग करना पड़ेगा, तब जाके आप आसानी से बहुत ही इजी वे में करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कोई बहुत बड़ा सा पत्थर आपके रोड पे रखा हुआ है, आप क्या करेंगे? उसको अगर हाथ से करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन एक टूल्स का यूज करेंगे तुरंत आप हटा के फेंक देंगे। तो वही है कि यूपीएससी को भी स्मार्ट आपको करना होगा। बहुत सारे जो कचरे के ढेर है उससे हटना पड़ेगा आपको, और आपको विशेष तौर पे तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए, उसके लिए ही मैंने आपको कहा कि आप हमको जरूर सपोर्ट करें। आप देख रहे हैं कि हम लगातार
मेहनत कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो टाइम पे हम आपको देते हैं वही टाइम पे हम देते हैं। उसी तरह से आप जो भी पीडीएफ या जो भी हम वादा करते हैं, आपने देखा है कि हम वादा निभाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं ये यूपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूहों के भ्रूण के सिंथेटिक और प्राकृतिक संस्करण केवल 8 दिनों के विकास के लिए ही मेल खाते हैं। दूसरा, अल्फा गैल नामक एक चीनी अणु घरेलू मवेशियों में सबसे अधिक पाया जाता है। एपिस्टिन बार वायरस दुनिया भर के अनुमानित 90% लोगों को संक्रमित करता है। प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अल्फा फोल्ड कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1, 3 और 4, 1 और 2 ओनली, मतलब केवल 1, 2 और 3 उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे, इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए भी और ये सब के लिए भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे ऐप को भी जरूर आप डाउनलोड करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब हम, जैसे कि पिछला जो है वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस वीडियो में, तो इस वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो इस वीडियो का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आज हम आपको देंगे, उसका उत्तर हम आपको देंगे आज। तो चलिए देखते हैं कि उसका उत्तर। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरिया के विषाणु वायरल्स फैक्टर वे अणु हैं जो संक्रमण करने के लिए संभावित होस्ट को लक्ष्य बनाने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जीवाणुओं के डीएनए में बड़े हिस्से में आदान प्रदान करने की अनूठी क्षमता होती है, जैसा कि मैंने बताया था। इसे साझा अनुवांशिक कारक या शेयर्ड जेनेटिक फैक्टर कहा जाता है। ये गलत है। ये क्या था? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, MGES कहा जाता है, न कि ये कहा जाता है। तो यहाँ ये गलत है। तो माइन्यूट चीज को आपको देखना पड़ता है सिविल सर्विस के लिए। उसी तरह से मूल्यवान नए यौगिक एवं प्राकृतिक प्रणालियों की खोज के लिए TG2G कैटलॉग टूल किट के रूप में यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो आपका 1 सही हो गया, 2 गलत हो गया, तीसरा सही हो गया। चौथा देखते हैं क्या। पृथ्वी पर प्रत्येक ग्लेशियर का अपना अनूठा माइक्रोबियल समुदाय, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी सही। तो 1, 3 और 4 सही हो गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 1, 3 और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो गया 1, 3 और 4। तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो गया। तो इसका उत्तर हो गया आपको। तो चलिए, ये था आज का जो महत्वपूर्ण 5 बायोमेडिकल प्रगति है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फिर भी आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि आप इस पे जरूर जितना डोनेट करना चाहे कर सकते हैं। आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने टीचर को ये गुरु दक्षिणा के तौर पे है। और सपोर्ट करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा, उस नंबर नोट कर लीजिए। उस पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, आपको मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैंने आपको ये इतना भेजा है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि आपको जिस तरह से मटेरियल है, जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई गुरु दक्षिणा देता है तो गुरु का भी आशीर्वाद उसको मिलता है। तो ये गुरु के आशीर्वाद के तौर पे हम आपको पीडीएफ देंगे और बहुत ही क्वेश्चन भी देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे। तो उस सब से आप हमारे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले